तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया। मातृशक्ति कार्यक्रम में वो शामिल हुए। जिस तरीके से वो प्रयागराज पहुंचे, इस दौरान सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। पीएम ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया। पीएम मोदी जहां अपनी माताओं के साथ पहुंचे बच्चों को दुलारते दिखे, तो वहीं बालिकाओं से भी उन्होंने संवाद किया। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ लगातार मौजूद रहे। मंच पर पहुंचकर पीएम मोदी ने सम्मेलन में पहुंची महिलाओं का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद मंच से पुष्टाहार प्लांटों समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। अपने प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी में मातृशक्ति महाकुंभ में शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, पीएम मोदी ने सीएम योगी की मौजूदगी में मंच से रिमोट का बटन दबाकर कई सौगात दी। सबसे पहले पीएम मोदी ने प्रदेश के 202 टेक होम राशन प्लांट का शुभारंभ किया। उसके बाद 1,60,000 स्वयं सहायता समूह के खाते में 1,000 करोड़ और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1,01,000 लाभार्थियों को धनराशि ट्रांसफर की। पीएम मोदी ने स्थानीय भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। सीएम योगी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में जो काम हुआ है वो देश देख रहा है। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। और तभी तो मैं कहता हूं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। पीएम मोदी ने 3 तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि बिना भेदभाव महिलाओं को सशक्त करने का काम हुआ है। मुस्लिम बहनों को अत्याचारों से बचाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले का भी जिक्र किया। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने महिलाओं के मसले को लेकर विरोधी दलों को भी आड़े हाथ लिया। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। मातृशक्ति महाकुंभ में शामिल होने प्रदेश भर से 2.5 लाख से भी ज्यादा महिलाएं पहुंची थी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या महिलाओं को साधने की बीजेपी की ये कोशिश 2022 की चुनावी वैतरणी पार करा पाएगी। टीम न्यूज स्टेट। वहीं मातृशक्ति महाकुंभ को सीएम योगी ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है। हालांकि पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि पिछली सरकार में महिलाओं पर अत्याचार होते थे। जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी, तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं।
तो जिस तरह से प्रयागराज पे मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन किया गया, इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निशाना साधा और उनका कहना है कि महिला जिस तरीके से अपना अधिकार मांग रही है, ये बात पीएम को समझ में आ गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं की ताकत के आगे पीएम झुक गए। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। तो जिस तरीके से लोकसभा में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर बिल पेश किया गया, हालांकि इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने से संबंधित बिल लोकसभा में पेश हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब उनसे बात करते हैं। इन्होंने इसका विरोध भी किया था, आपने सदन में विरोध किया था, क्या वजह है इसकी? देखिए, हमारा मानना यह है कि देश को इस तरह के कानून की ज़रूरत ही नहीं है। एक 18 साल की लड़की अडल्ट कहलाती है, उसको ये अख्तियार है कि वो देश के प्रधानमंत्री को चूज़ करे, अपने सांसद विधायक को चूज़ करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सके और पॉस्को एक्ट में राइट टू कंसेंट का 18 साल में दे सकते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी को चला गया है, वहाँ तो आप तमाम तब्दीलियाँ आप लोग लाने की बात कर सकते हैं। नहीं, हमारा बोलना यह है कि इस कानून की ज़रूरत ही नहीं है। इस देश को इस कानून की ज़रूरत नहीं है। कानून अगर आपको बनाना है तो 21 साल में बताइए कि आप MLA, MP और MLC का इलेक्शन, वो कानून बनाइए। आप होते कौन है भाई? वो कब शादी करे, आप क्यों डिसाइड करेंगे? आप होते कौन है? हम क्यों किसी घर में जाएंगे? ये सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर हमला कर रही है इस तरह का काम करके। सर, एक तस्वीर बहुत चर्चा में आजकल है जिसमें RSS चीफ मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव जी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने उस पर भी टीका टिप्पणी की, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हुआ। देखिए, आप मीडिया के लोग कितने मुलायम तरीके से सवाल कर रहे हैं। अगर उस फोटो फ्रेम में असदुद्दीन ओवैसी नज़र आता तो आप तो ऐसा पूछते हमारे से जैसा कि हमने आपका हक मार लिया। यही तो हम बता रहे हैं कि ये डुप्लिसिटी है, हिपोक्रेसी, और उर्दू का लफ्ज़ है मुनाफिकत है ये, कि आप बैठेंगे और आप नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देंगे दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ, तब भी आप सेकुलर हैं, और हम मुस्लिम लीडरशिप को बनाने की बात करेंगे तो हम दुश्मन हो जाते हैं सबके। कांग्रेस लगातार केंद्रीय राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र सरकार को घेरा है और अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की है। क्या कुछ कहा अजय कुमार लल्लू ने, सुनते हैं। अभी अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग चल, करना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन माफी मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जबरन जो थोपने की प्रक्रिया है लोकतंत्र में ज्यादा दिन नहीं चलता। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के CM कैंडिडेट कर्नल कोठियाल दिल्ली पहुंचे। हालांकि इससे पहले वो लगातार बीजेपी और कांग्रेस को घेर रहे थे और ये कह रहे थे कि जिस तरीके से दिल्ली में स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक है, हमारे साथ चले और देखें, क्योंकि यह स्थिति उत्तराखंड में नहीं है। और ऐसे में सर्वे करने वो पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड की जनता को दिल्ली मॉडल को दिखाया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कर्नल कोठियाल दिल्ली में स्कूल में घूमते नजर आए, स्कूल की व्यवस्थाओं को देखा। दूसरी तस्वीर में कर्नल कोठियाल दिल्ली के हॉस्पिटल का जायजा लेते दिख रहे हैं। कर्नल कोठियाल इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली के स्कूल और दिल्ली के अस्पताल देखकर आ रहे हैं। सर, क्या पाया आपने अस्पताल में और क्या होने जा रहा है उत्तराखंड के लिए? तुलना कर रहा हूँ दोनों जगह की। उत्तराखंड में जो ये हॉस्पिटल का जो सेटअप है और यहाँ दिल्ली में जो है मोहल्ला क्लिनिक है, फिर रेफरल धीरे धीरे ना इन्हांस होते जा रहे हैं। फाइनली हॉस्पिटल जिस लेवल पे किसी पेशेंट को जो ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की या मेडिकेशन की, उस लेवल पे उसको रखा जा रहा है। उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि देहरादून जैसी जगह वहाँ पे ही आज ये जो मेडिकल फैसिलिटी होती है बिल्कुल ख़त्म हो रखी है।
अंदर घुसो हॉस्पिटल में तो ऐसा लगता है कि मतलब दुखी वाली जगह में जा रखी हो। पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए लाइन पे खड़ा होना पड़ता है। सीरियस पेशेंट क्रिटिकल है, उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में वहाँ पे हाइजीन सैनिटेशन उसका तो पूरा ही ख़राब है। मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं है। देहरादून में दून हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता था। मतलब आप ये देखो कि किस तरह की कंडीशन है। और यहाँ मैं अभी देख रहा था, अभी हम गए थे कार्डियो वार्ड में, क्या साफ़ सुथरा वो उसका सेटअप बन रखा है। डॉक्टर वहाँ पे बाहर से मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझ आया आपको, किस तरीके से इस अगर जीत गए तो फिर कैसे लागू करेंगे, क्या करेंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ भी समझ आई है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना दिमाग और चीज़ों में लगाएं। जब यहाँ पे हेल्थ मॉडल कामयाब हो चुका है तो हमने परफेक्ट वही मॉडल फॉलो करना है। उसी तरीके की डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, उसी तरीके का स्टाफ, उसी तरीके की जो मोहल्ला क्लिनिक होती है, वहाँ हो सकता है कुछ जगहों में मोहल्ला क्लिनिक मोबाइल हो, क्योंकि हिल्स में क्या है ना, तो अलग अलग वैलीज होती हैं। बाकी सेम पैटर्न फॉलो करना है, दिमाग हम लगाएं और चीज़ों में। जब यहाँ पे सक्सेसफुल मॉडल हो गया है उसको उठा करके रेप्लिकेट करना है। हम रखे हैं कि हम इसलिए रखे हैं कि ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो ये मॉडल हमने कामयाब करने हैं। दिल्ली में सरकार ने मॉडल को कामयाब करके दिखा दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महोबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कृषि राज्य मंत्री का बड़ा बयान। उनका कहना है कि काशी के बाद अब मथुरा की बारी, क्योंकि मथुरा को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। इसे लेकर सदन में भी चर्चा, संसद में भी चर्चा हुई और यह बताया गया कि प्रसाद वितरण कार्यक्रम के तहत सौंदर्यीकरण कराने का काम होगा मथुरा में। जिस तरीके से काशी में कॉरिडोर बनाया गया है भव्य, उसी तरीके से दिव्य मथुरा में सौंदर्यीकरण का काम होगा। तो काशी के बाद मथुरा की भी आएगी बारी। लाखन सिंह का कहना है जनता से विश्वास खो चुके हैं अखिलेश यादव। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधा, क्या कुछ कहा, सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बना के वहाँ पर बाबा विश्वनाथ की स्थापना करके बहुत ही अच्छा संदेश देना। मथुरा की बारी आगे आएगी, जनता चाहेगी तब मथुरा की बारी भी आएगी। बढ़ते आगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आगरा पहुंची, जहां वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस बार 66वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल ने 69 छात्रों को 109 पदक दिए। इस दौरान अलीगढ़ की शिवानी को सबसे ज्यादा 13 मेडल मिले। बता दें कि पदक के अलावा छात्रों को डीएलएड की उपाधि दी गई, साथ ही 93 छात्रों को एमफिल की उपाधि दी गई है। आज पूरे उत्तर भारत में महिला स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है। हम लोगों ने भी गुजरात में किया था। ये जो महिला सशक्तिकरण की महिलाएं जो काम कर रही, उससे मुख से तो सुनिए, पहले उसके घर में क्या स्थिति थी, आज बाहर निकली है तो क्या स्थिति है, घर में क्या परिवर्तन आया है, कितना कमा रही है, क्या बना रहे हैं, कहाँ बेचते हो। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो दिल लगा के मेहनत करें, अपनी मेहनत में बेईमानी ना करें और उस पर फिर भरोसा रखें। उस मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। बहुत बहुत